अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं मेरी न्यू स्टोरी। जहाँ से चढ़ो तो ऐसे स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर कनिष्का के साथ परिणीता के साथ उसके दोस्त प्लस उसकी बहन अंजलि और सब लोग एक ही गाड़ी में बैठे थे। बहुत इंजॉय कर रहे थे लॉन्ग ड्राइव। लेकिन कनिष्का के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उन सबको एक साथ गाड़ी से बाहर निकाल के फेंक सकती है। कनिष्का की कंडीशन देखकर अंजलि समंता की तरफ देखती है। यहाँ तक कि वो दो दोस्तें भी एक साथ समंता की तरफ देखते हैं। जब समंता जो गाड़ी को ड्राइव करके एंजॉय कर रही थी और अपने कान में म्यूज़िक प्लेयर लगा चुकी थी, क्योंकि ऐसे पता था अगर ईशा ने ऐसा नहीं किया तो कनिष्का मैम उसका सुना सुना के उसके कान से खून ज़रूर निकाल देगी। इतना तो यकीन था उसे। तो बिना कुछ कहे वो सिर्फ ये करती। तब उसे ऐसा लगता है कोई कोई उसे देख रहा है, देख नहीं रहा, घूर के देख रहा है। तो पलट के देखती है तो देखती है 3 लोग उसे बहुत घूर के देख रहे हैं। तब वो क्या करती, अपने ब्लूटूथ को ऑफ करके कहती, क्या तुम सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? दादाजी का मैसेज कब तक आएगा और कब तक हम ये टॉर्चर बर्दाश्त कर सकते? अब नहीं होता। तुम लोगों को शौक था ना इसके साथ बैठने का, अब भुग तो मेरा क्या जा रहा है? बहुत शौक था। पता नहीं क्या बातें कर रहे होंगे, आके बैठते हैं। बैठ गए। तब पीछे से आरती कहती, मैंने कहा था ना, आंखों से कहती, मैंने कहा था ना इस गाड़ी में मत बैठो। अच्छा खासा उस गाड़ी में स्पेस मिल रहा था, रोमांस कर सकते थे, लेकिन नहीं, तुम्हें घुस के आना था। अब बुक दो। तो प्रेरणा कहती, सॉरी बाबू, मुझे क्या पता था इस तरह सजाए मौत मिलने वाली है हमें। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ खामोश रह सकते हैं, बात नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे बैठी जो हिटलर है ना हमारी बॉस, वो हमें कच्चा खा जाएगी। और मुझे खाने के शौक नहीं है खुद को किसी को। मुझे तुम्हारे अलावा किसी को खुद को खिलाने का शौक नहीं है। आंखों से कह रही थी वो तो, कि सॉरी बाबू। तब परिणीता इन सब की तरफ देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो स्माइल, परिणीता की स्माइल को कनिष्का भी देख लेती, लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं करती। तब परिणीता कहती, क्या हो गए, आप सब लोग ऐसे डरे हुए हो जैसे किसी की मलकर मौत को देख लिया अपने सामने, कि मौत के फरिश्ता नज़र आ रहा है तुम सबको? तब सब एक साथ कहते, हाँ हमें नज़र आ रहा है। जैसे ये कहती कनिष्का उन सबको देखती थी, गुड, होना भी चाहिए। आप लोगों को हर पर अपनी मौत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मौत एक सच्ची चीज़ है जो एक न एक दिन हम सबको आनी है। तो इस चीज़ के बारे में तो आप लोग को सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट विद यू कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि हर पल मौत तुम लोग के साथ रहेगी। आई थिंक ये द बेस्ट। तब सब घूर के कनिष्का की तरफ देखते हैं। कनिष्का अपनी बात कहकर बाहर की नज़ारा देखने लगती है। तब समंता के पास मैसेज आता है, आ जाओ घर। तो समंता कहती, घर जा रहे। तो जैसे ही ये सुनती सब एक साथ, चलो। तो जैसे ये सुनती कनिष्का नहीं देखती, क्या बात है, आप सब लोगों को मौत की परिस्थिति से निजात मिल गया। अल्लाह, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को मौत की परिस्थिति से निजात मिल गया। नहीं, हमें ऐसा भी नहीं कहा। नहीं, सो कि चलो गाड़ी चले चलो। वैसे मैं भी बोर हो रही हूँ तो इस सफ़र से। कैसे लोग लॉन्ग ड्राइव पे ले निकलते हैं, मुझे तो कतई पसंद नहीं है ये लॉन्ग ड्राइव चलना। लॉन्ग ड्राइव का मतलब है अकेले जाना, अपने साथ ये बंदर वगैरह लेके ना जाना। समंता कहती, एक्सक्यूज़ मी, आप हमें बंदर कह रहे हैं? एक साथ 3 लड़कियों बोलती। तब कहती, नहीं, मैंने खूबसूरत भी तो कहा है। अपने साथ खूबसूरत बंदर ये लेके जाना, कौन बेवकूफ़ होगा कि लॉन्ग ड्राइव पर अपने पार्टनर के बजाय इन 4-5 लोगों के साथ चलना चाहे? तो क्या लॉन्ग ड्राइव लोग अकेले करते हैं? तब सब के सब एक साथ कनिष्का की तरफ देखते हैं। सीरियसली बॉस, आप कहाँ से आए हो? क्यों, इसमें ऐसा क्या घूरने वाली बात है? मैंने एक नॉर्मल सा सवाल पूछा है। आप ये सवाल पूछ कर ये तो मत साबित मत कीजिए कि आप कनिष्का नहीं कोई और हो, किसी और दुनिया से आई हो जिसे आपको पता नहीं लॉन्ग ड्राइव का मतलब क्या है। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गई है, तो इसलिए मैंने पूछ लिया, नॉर्मल सी बात है। इस तरह रिएक्ट करने की कोई सवाल ही नहीं। रिएक्ट? आप क्या पूछ रहे हैं? आपको पता है लॉन्ग ड्राइव का मतलब? एक लवर अपनी लवर को लेकर लंबी जर्नी लेती है, उसे कहते हैं लॉन्ग ड्राइव। एक पार्टनर अपने पार्टनर को लेकर लंबी से लॉन्ग रहती है कि घर टेंशन सब चीज़ से दूर सुकून से एक सफ़र कर सके। अच्छा, जिनके पास गाड़ी ना हो क्या करें? लॉन्ग ड्राइव हो कैसे जा सकते हैं? ये भी पॉइंट वाली बात है। अगर उनके पास स्कूटी होती तो स्कूटी पर जाएंगे, अगर उनके पास स्कूटी भी ना हो तो
ये मैं नहीं कह सकती, जिसके पास नहीं मैं उनसे ज़रूर पूछूंगी कि वो अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं या नहीं। ज़रूर पूछना, मेरी तरफ से भी पूछना। गाड़ी हमारे पास है तो हम जा सकते हैं, स्कूटी हमारे पास होगी तो हम जा सकते हैं। अगर थोड़ी सी मिडिल क्लास की सोचे तो उनके पास वेस्पा भी होगा तो वो लोग जा सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये 4-5 चीज़ ना हो, बाइक ना हो, कुछ भी ना हो, तो वो कैसे लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं। तो एक दिन रुकेंगे, प्रेरणा कहती है, और एक दिन रखेंगे, उससे कहेंगे कि आज हम सब लंबे सफ़र पर चलते हैं, इस स्टेशन से उस स्टेशन, इस स्टेशन से उस स्टेशन, आखिरी स्टेशन तक जाएंगे। लेकिन वहाँ तो अकेले नहीं होंगे। कनिष्का कहते हैं, भीड़ होगी, चिल्लम चिल्ली होगी, खामोशी नहीं होगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की। तो हम एक जगह रखेंगे जहाँ हम खामोशी से बैठ कर एक दूसरे के साथ पर हाथ डालकर एक सुकून सी जगह पर बैठेंगे और वहाँ से कहेंगे, लॉन्ग ड्राइव तो नहीं, लॉन्ग दिन हम यहाँ बिता सकते हैं, यहाँ बैठ के एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। इसे कह सकते हैं प्यार का दिन। व्हाटएवर, बकवास बातें, बकवास चीज़ें, बकवास, ये सब कहते कहते गाड़ी घर तक पहुंच जाती। जैसे गाड़ी ब्रेक लगाती तो कनिष्का पहले उतरती है। कनिष्का के उतरने के बाद सबके सब उतरते हैं सिवाय परिणीता के, क्योंकि वाकई परिणीता ने जो फ्रॉक पहना था उसका गाउन उसका लंबा था, उसे उठाने के लिए उसे मेहनत पड़ने लगती। तब कनिष्का कहती, क्या कर रही हो तुम्हें क्या यही गाड़ी पे सोना है? अगर सोना है शौक से सो, मुझे घर जाना है। वो ये संभालने में टाइम लग रहा है। तो नहीं कह सकते बॉस किस गधे ने कहा ये पहनने के लिए, नहीं कह सकते, क्योंकि उस गधे ने, मेरा मतलब दादाजी ने कहा था ये पहनने के लिए। गुड, अगर जो लफ्ज़ तुम बोलने वाले थे तो तुम्हारी ज़बान काटने के लिए मैं काफ़ी थी। सॉरी बॉस। बाप रे, ये कहकर वो साइड में हो जाती। अब रात के तकरीबन 2 बज चुके थे, तो वो लोग इसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तो कनिष्का क्या करती है, उसे फिर से गोद में उठाती। कुछ उसे पता था अगर वो इसी तरह से पाँव के साथ चलने के लिए कहेगी तो वो अटक पटक के कहीं ना कहीं गिरी जाएगी। इसलिए बिना कुछ चू चा किए कनिष्का परिणीता को उठा के गोद से अंदर की तरफ बढ़ती है। जैसे अंदर बढ़ती है तो दादाजी कहते हैं, समझदार हो, हमारे कहने से पहले ये काम कर लिया। जी नहीं, आपकी मैंने समझदारी नहीं की। ये कहीं गिर विर न जाए, इसे ज़ख़म न लगे, फिर आप कहेंगे इसकी ज़िम्मेदारी, इसकी ख्याल मुझे रखना चाहिए। तो मैं ये नहीं रखना चाहती, इसलिए मैं इसे वो गोद में उठा के लाई हूँ। अब हम अंदर चल सकते नहीं? रुको, आरती करके चलो। कल तो कही थी आरती, अब कितनी आरती करवाओगे दादाजी? जितनी भी हो सके उतनी करवाएंगे। जब जब तुम इस हमारी बहू को इस तरह प्यार से उठा के लगी तब तब हम तुम्हारी आरती करेंगे। ये काम करो तो हम तुम्हें आरती देंगे। तो इससे अच्छा तुम इसे नीचे उतारो। खबरदार अब जो इसे नीचे उतारा तुमने, अब इसी तरह से इसे ऊपर लेके जाओ, समझी? और बिना छूछा किए। एक्सक्यूज़ मी, मैं छूछा क्यों करूँगी? अच्छा, प्रेम सो चुका है? कनिष्का कहती। जैसे ही ये सुनती है कनिष्का के मुँह से प्रेम, तो वो कनिष्का की तरफ देखती है। कनिष्का उसे इग्नोर करके दादाजी से बात कर रहे थे। हाँ, दवाई खा ली, खाना खा लिया, वो सो चुका है। और नाइट वाली नर्स आ चुकी है। डोंट वरी, वो सो चुका है। ठीक है, ये क्या करो, अंदर की तरफ बढ़ती। दादाजी आरती करते। अरे रुको, कुछ रस्में करनी है। एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं कोई रस्म नहीं करने वाली, मुझे नींद आ रही है। मैं बहुत मुश्किल से इसे उठा के लाई हूँ। इतनी हल्की नहीं लगी जितनी हल्की आप लोग से देख समझ रहे हैं। वो मोटी है, भारी है, उसे उठाने वाले से पूछो उसका वेट कितना होगा। कनिष्का कहती, झूठ तो मत बोलिए, मेरा वेट इतना थोड़ी है, मेरा वेट तो इतना परसेंट है। तो क्या तुम पढ़ाई के साथ साथ परसेंटेज के साथ चलती हो? तुम्हारा वेट इतना है? सीरियसली कनिष्का, सीरियसली परिणीता? ओहो, ज़्यादा लड़ाई मत करो मेरे बहू से। ले जाओ ऊपर, कोई रस्म वगैरह नहीं, तुम्हारी टाँग खींच रहे थे। आपको नहीं लगता मेरी टाँग खींच खींच कर इतना लंबा कर लिया आपने? और खींचने की ज़रूरत नहीं है। आपसे भी ऊपर आ चुकी है दादाजी, आपके कद से भी। हाँ, हमारे खानदान की सबसे बड़ी कदवार तो तुम हो। हमारे खानदान बाकी नाटी पार्टी पड़े हुए हैं। दादाजी ऐसे तो मत कहिए, हमारी भी कद तो अच्छी है, देख के बराबर हम भी आने वाले हैं। उनमें से उसकी बहन अंजलि कहती है। को कोई जवाब नहीं देती। तब दादाजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे हमारा एक फ़ायदा है, जिस तरह हमारी कटकाठी अच्छी है उस तरह हमारे बच्चों की कटकाठी अच्छी है। हाँ, बहुओं को छोड़ के बाकी बेटों की और उनके बच्चों की भी कटकाठी हम पर चले गए हैं। बहुत लंबे और इस समय हमारे बच्चे। वाकई दादाजी, हम हैंडसम है तो हमें आज तक कोई लड़की पटी क्यों नहीं?
उसका कज़न कहता है कनिष्का का, तो कहते बेटा हरकतें तो अच्छी करो तो लड़की तुमसे पटेंगी, अपनी छिछोरी हरकतें कम करो तो लड़की तुमसे नहीं पटेंगी। छिछोरों से नहीं पटती, अच्छे डेसिंग इंसानों से पटती है लड़कियाँ। समझे बच्चे, मेरी बात समझे ना? हाँ समझ गए। शरीफ लोगों से लड़कियाँ पट सकती, बदमाशों से नहीं, ये कह देती थी डायरेक्ट। डेसिन वगैरह की क्या जरूरत थी दादाजी? और वैसे भी हम इतनी भी गंदगी नहीं है जो आप हमारी इतनी अच्छी तारीफ कर रहे भाभी के सामने। तब कनिष्का उसे घूर के देखती, मेरा मतलब रिश्ते में तो हमारी भाभी है ना, जिस तरह आप हमारी बहन है उस तरह ही हमारे बारे मैं किसी की ना कुछ लगती ना ये कोई किसी की कुछ लगती है। इससे रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं और ना मुझसे। फिर दादाजी कहते तुम्हारे मानने, तुम्हारे कहने, तुम्हारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बात सच है वो सच है। कनिष्का जी ये परिणीता इनकी भाभी है और कोई भी परिणीता का नाम नहीं लेगा, मेरे सामने भी और कनिष्का के सामने भी। उसे सब के सब भाभी कहेंगे। एक लक़ब है, एक इज़्ज़त है जो तुम सबको एक साथ देनी है। अगर किसी ने भी इस चीज़ में कोताही की और किसी के कहने पे कोताही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो रिश्ते बने हैं उसकी कदर रखो, उसको इज़्ज़त दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। अगर कभी दोबारा किसी ने परिणीता का नाम भी लिया या कनिष्का के कहने पर परिणीता कहा तो याद रखो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम कनिष्का, जिस इंसान को तुम कह रही हो ना इनका कोई कुछ नहीं लगता, लेकिन ये सच है। जिस तरह तुम इस घर की बेटी हो उस तरह परिणीता तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तो उसको इज्जत देना इस घर का पहला कर्तव्य होना चाहिए। तुम्हें दिखाने के लिए नहीं, तुम्हारे पीछे भी उसे वही इज्जत देनी चाहिए जो उसकी है, समझी? और अब तुम अपनी दुल्हन को लेकर ऊपर जा सकती हो और तुम सबके सब सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। ये कहकर दादाजी आगे बढ़ जाते हैं। तब समंता कहती है क्या ज़रूरत थी दादाजी से को गुस्सा दिलाने की? अब आप उसे रूम में लेके जाएंगे या दादाजी को मनाने लेके जाएंगे, ये बताओ। तब उसे घूर के देखती है तो कुछ किए बिना वो परिणीता को लेकर दादाजी की रूम की तरफ बढ़ती है। तब सबके चेहरे पर स्माइल आ जाती, क्योंकि उसे पता है कि अब वो दादाजी को मनाए बगैर तो ऊपर जा ही नहीं सकती। इसलिए वो उसे लेकर ही दादाजी के रूम में जाती है। जब दादाजी को अपने पीछे आहट महसूस होती है, वो पलट के देखती है उसके रूम के बाहर दरवाजे पर कनिष्का परिणीता को लेकर खड़ी थी। कह रही थी सॉरी, आई एम सॉरी, आप गुस्सा मत कीजिएगा, आपने गोलियाँ खाई, दवाई खाई? क्यों, तुम्हें इससे क्या? मैं गोलियाँ खाऊँ या दवाई खाऊँ, तुम्हारी बातों से जो ना मुझे दर्द मिलता है कनिष्का, वो दर्द मेरे लिए काफ़ी है। कभी कभार सोचती हूँ तुम्हें समझाते समझाते कहीं मैं मर ना जाऊँ। दादाजी सच कह रहा हूँ, मेरी वो ही कंडीशन है, मैं मौत और ज़िंदगी के बीच में लड़ रहा हूँ। कब दिल ख़त्म हो जाए, कब मेरी जान की सांसें ख़त्म हो जाए, मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकता जिस तरह तुम लोग घर वालों से बात करती हो। तुम कहती हो कि तुम्हें किसी रिश्ते की परवाह नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें रिश्ते के अंदर देखना है, समझी? मेरी आखिरी ख्वाहिश मरते दम तक यही रहेगी। मैं अपनी पोती को अपने उन रिश्तों में देखना चाहती जो उसके थे, जो उसके हैं। ये कभी नहीं हो सकता। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वो दोबारा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या किसी ने तुम्हारा कत्ल किया है? कत्ल ही तो है। बार बार ये एहसास दिलाना कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम उनकी जैसी नहीं हो, तुम उनसे अलग हो, तो ये कत्ल नहीं तो क्या है? एक बार नहीं कई दफ़ा मेरा कत्ल हो चुका है, और उससे बढ़कर कत्ल और क्या होना चाहिए? आपको उस चीज़ का याद है ना, या मैं लफ्ज़ों में वो चीज़ कहूँ, उसे सुनकर उसे कहने के लिए मुझे हिम्मत चाहिए, लेकिन जब मैं वो लफ्ज़ कहती हूँ ना तो मेरा कत्ल होता है दादाजी। मेरी मौत मुर्दी, मेरी मौत होती है, मौत की बात से पहले मौत होती है मेरी। तो आप सोचिए, जो चीज़ आपको तकलीफ़ देती है वो मुझे भी तकलीफ़ देती है। आप उनको मेरे लेकर बीच में मत आइए कि तो मैं भी उनके बारे में कोई बात नहीं करूँगी। आप है मेरी दुनिया आपसे शुरू, आप पे ख़त्म। इससे ज़्यादा मैं किसी को अपनी इस दुनिया में एंटर नहीं करवा सकती। आपने इस लड़की को मेरी दुनिया के अंदर लाने की ख्वाहिश रखी है तो वो मैंने पूरा किया है, लेकिन इस लड़की को भी मैं उतनी हद तक रखूँगा जिस हद तक है। 1 मिनट रुको। और जाने लगती तो कनिष्का को दादाजी रोकते हुए कहते गलत कर रही हो, जो हक है इसका उसे दो, जो चीज़ उसे चाहिए उसे दो। पर आई थिंक उसे ये चीज़ नहीं चाहिए दादाजी। उसने मजबूरी में मुझसे शादी की है, इतना ही काफ़ी है, बाकी ज़िंदगी में जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर कनिष्का उसे वहाँ से लेके जाती है और जाते हुए सिर्फ इतना कहती है, पलटती नहीं है, कहती है सॉरी,
मैंने जो आपका दिल दुखाया है। ये के बाद वो उसे लेकर सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ती है। उस स्टेज पर चल रही थी तो उसके ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सर ऊपर करके देखती कि वहाँ पर कोई भी फैमिली मेम्बर नहीं था। सब घर के नौकर चाकर वगैरह थे जो उन पर फूल बरसा रहे थे। तो वो समझ जाती ये दादाजी का काम है और कुछ किए बिना खामोशी से कनिष्का अब परिणीता को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ती। जैसे ही रूम का डोर खोल कर अंदर जाती है, लाइट बंद थी, उस रूम की लाइट बंद थी। तो वो क्या करती है, पहले परिणीता को नीचे करती है, फिर दरवाजे को ज़ोर से बंद करने ही वाली थी तो परिणीता कहती आराम से बंद करना क्योंकि दादाजी बाहर ही खड़े होंगे, वो शायद हमें देख रहे हैं। तब वो कुछ नहीं कहकर आराम से दरवाज़ा बंद करती और लाइट जैसे ही चलाती तो कमरे की कंडीशन देखकर दोनों की कंडीशन खराब, क्योंकि कमरे की हालत ऐसी थी जैसे कि अभी नई शादीशुदा जोड़ा आके रोमांस कर सकते। इसके ऊपर बेड को फूलों से सजाया गया, बेड के चारों तरफ फूलों की लड़ियाँ लगी हुई थी और जिस तरह से डेकोरेशन की थी गजब की थी। और बेड के ऊपर एक दिल बना था जिसे देखकर कोई भी कह सकते आओ रोमांटिक। और उसमें लिखा था वेलकम न्यू कपल, आपको अपनी अपनी शादी की लाइफ में ज़िंदगी में स्वागत हो। और कमरे की डेकोरेशन जैसे कि दादाजी ने कहा था उन्होंने चेंज करवा दिया। हाँ, कलर चेंज नहीं करवा पाए क्योंकि इतना वक्त उनके पास नहीं था, लेकिन कमरे में जितनी चीज़ें थी, जो भी ऐसी चीज़ें थी जो देखकर किसी को थोड़ी सी ऐसा लगता है कोई इंसान ने, कोई पता नहीं किसका रूम है। अब वो बिल्कुल इंसानों वाला रूम लग रहा है। अपनी पसंद की चीज़ें देखकर परिणीता के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आती है जिसे वो कनिष्का से छुपा लेती, लेकिन कनिष्का वो स्माइल देख लेती। कनिष्का कहती इसका भी होना ज़रूरी था, मेरा कमरा मेरी चीज़ें और मेरे बस में नहीं। क्या बात है, ये कोई ज़िंदगी है जिसे मैं जी रही हूँ, ज़बरदस्ती की ज़िंदगी। वो कमरा बहुत बड़ा था और इतना था कि 2-3 कमरे एक साथ रखो तो वो एक कमरा बनता था। एक साइड पे फर्नीचर की सारे चीज़ें जैसे कि बेड वगैरह रखे थे, उससे थोड़ी ही दूर पर सोफे थे, उससे थोड़ी दूर पर एक टेबल थी जिसे हम स्टडी टेबल कह सकते हैं, जो कनिष्का की थी। उस रूम के अंदर थी, अलग रूम नहीं थी, लेकिन ऐसा बनाया गया जैसे कि वो रूम के बाहर से लग रही है, लेकिन थी वो रूम के अंदर। बिल्कुल ओपन एक स्टडी रूम थी और बहुत खूबसूरत से डेकोरेट किया गया था, बहुत अच्छी तरह लग रहा था। फिर उसके साइड में होती है ड्रेसिंग रूम, जो उस कमरे के साइड से थोड़ा बाहर निकलता है, लेकिन था उस कमरे का एक हिस्सा। तो ड्रेसिंग रूम था, उसके सामने कबर्ड्स थे, उसके सारे सब कुछ एवरीथिंग। ड्रेसिंग रूम के साइड पर था बहुत खूबसूरत सा तस्वीर, जैसे कि अभी उतार के उसे लगाया गया था। जब उस तस्वीर को देखती कनिष्का का खून खोलने लगता है। जो तस्वीर थोड़ी देर पहले उन्होंने खींची थी वही तस्वीर उसे दादाजी के कहने पर प्रेम करके बिल्कुल उसी टाइम पर उसके रूम में लगाया गया था। वो क्या करती है, बिना कुछ कहे उस तस्वीर को वहाँ से उठाती है, उसे बाहर फेंकने ही वाली थी। तब कनिष्का परिणीता उसका हाथ पकड़ के कहती ऐसा कुछ मत कीजिएगा प्लीज़। तो गुस्से में वो परिणीता का हाथ झटकती और गुस्से में उसको इस तरह हाथ झटकती कि परिणीता नीचे ज़मीन पर गिर जाती है और उसे चोट भी लगती है। तो कहती आउच, खबरदार खबरदार, जो तुम मुझे हाथ लगाओगी तो 10 दफ़ा सोच रही हूँ कहीं तुम्हें बोलूँ, लेकिन अब जब से तुम मुझे हाथ लगा रही हो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रहा। तुम मुझे हर चीज़ के लिए रोक रही हो जो मेरी कपटी नहीं है। मुझे रुकना पसंद नहीं है, मुझे चलना पसंद है। ये तस्वीर यहाँ लगा के क्या ये फैमिली कंप्लीट होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फैमिली ज़िंदगी भर कंप्लीट नहीं होगी। जो तस्वीर में है वो तस्वीर में रहे तो बेहतर है। तस्वीर को रियल लाइफ बनाने की ज़रूरत नहीं, ना दादाजी को न तुम्हें। और मुझे रोकने की बार बार कोशिश मत करो। 10 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा कहूँगी डोंट टच विथ मी। मुझे छूने की गलती मत करो वरना जल जाओगी तुम। और अपनी जलन को इस तरह महसूस करोगी कि तुम कहोगी काश कि तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं आती, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आती और ना तुम्हें ये जलन मिलती। अपनी ज़िंदगी को जले हुए तगार पर मत लाओ मिस परिणीता। जो चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन एक बात याद रखो, ना मैं तुम्हारे साथ रहूं न तुम मेरे साथ रह सकती हो। तुम खूबसूरतों की भंडार हो सकती हो, तुम्हारी खूबसूरती लोगों पर चल सकती है, मुझ पर नहीं। मुझे खूबसूरती से नफरत है
और ये जो कमरा सजा है ना, जिसे तुम देखकर शायद ये सोच रही होगी कि मैं तुम्हें छूऊंगी, तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट बनाऊंगी, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं ऐसा कुछ करने वाली नहीं। ये कहकर वो रूम से बाहर निकलती और ज़ोर से चिल्लाती है। उसके चिल्लाते जितने भी सराउंड थे, जितने भी नौकर आते, वो आ जाते। वो कहते अभी तुम लोगों के पास 10 मिनट है, उस रूम को बिल्कुल वैसे करो जैसे था। अगर फर्नीचर नहीं हटा सकते कुछ मत हटाओ, लेकिन उस बेड को सोने का लायक करो, समझे तुम। तब दादाजी आके कहते ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। सुना आपने, आप अगर जिद करेंगे तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी, उसको भी नहीं लेके जाऊँगी, अकेले जाऊँगी। ठीक है जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं, अकेले जाओ, लेकिन याद रखना जब मैं मरूँ ना तो मेरी आखिरी दीदार तक भी मत आना, और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं करूँगी, तुम्हें परेशान भी नहीं करूँगी। ये ज़िद अच्छी नहीं है दादाजी, यही सही, उस लड़की को उसका हक दो, नहीं दे सकती तो ठीक है जाओ, फिर इस घर से निकल जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। जो मैंने कहा उस बात को सुनते हुए चली जाना कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी आखिरी रस्मात में नहीं होगी। तुम्हें बताया नहीं जाएगा कि तुम्हारी दादाजी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। सुना तुमने। और तुम ज़िद्दी हो ना, तुमसे डबल ज़िद्दी मैं हूँ, क्योंकि तुम मेरे नस्ल हो। मैं तुम्हारा नस्ल नहीं हूँ, तुम हमारे नस्ल के अंदर आए हो, समझे। और तुमसे डबल ज़िद्दी मैं हूँ। तुम्हारी ज़िद को तोड़ना मुझे आता है। तुम जो ज़िद करोगे उसे तोड़ कर रखना मुझे आता है। अब मैं कह रहा हूँ तुम जाओ और उसे उसका हक दो, ठीक है, जैसे आप ठीक लगे। ये कहकर वो रूम में चले जाते। तब उसकी मम्मा कहती है गलत कर रहे हैं, वो बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दे। कुछ गलत नहीं करेगा वो, इतना तो मैं जानती हूँ। हक देने की बात की है, लेकिन उसे छुएगा भी नहीं, ये तो जानती हूँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करेगा जिससे उसे तकलीफ़ हो, और उस तकलीफ़ की आदत डालनी पड़ेगी उस लड़की को, क्योंकि जिस इंसान ने उससे शादी की है ना, वो कोई आसान चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। उसने एक आग को अपने हाथ में लिया है, और हमारे टॉर्चर से वो टॉर्चर हो रही है, और अपनी टॉर्चर तो किसी पर निकालना है उसे, तो वो निकालेगी उसी पर। दादाजी सबकी तरफ इशारा करते, सब लोग अपने अपने रूम में जाए, सब के सब। इस रूम के आसपास भी कोई नजर ना आए। तब प्रेरणा कहती ये तो गलत है, हमारे दोस्त के साथ अगर उन्होंने ज़बरदस्ती की, ये सही नहीं है। वो उसकी बीवी है। अब दादाजी उन्हें सीरियस होकर बातें सुनाती है। वो उसकी बीवी है, उसके साथ कुछ भी कर सकती है। इस चीज़ को ना तुम रोक सकते ना वो। हाँ, अगर रोकने वाली अंदर है वो रोकेगी, अगर वो उसके रोकने से नहीं रुके तो मैं रोकूंगा, लेकिन उसको रोकने का कुछ चाहिए, समझी। अब चलो यहाँ से। तब सबके सब वहाँ से निकल जाते। समंता वहीं पर खड़ी थी। समंता को खड़ा देखकर तो दादाजी कहते तुम्हें ये भी कहा है कि तुम भी जाकर दूसरा एक रूम ले लो, सो जाओ। ऐसा करो तुम अंजलि। जी दादाजी। इसे तुम अपने साथ रूम दे दो, और इन दोनों को भी एक रूम दे दो आराम करने के लिए। क्या हम प्रेम के रूम में जाके सोच सकते? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी मर्जी। सबके सब वहाँ से चले जाते हैं। सब एवरीथिंग, कोई भी उस कमरे के आसपास भी नहीं रहता। ये कहो दादाजी ने आज उस माले को बिल्कुल खाली कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है उनकी पोती गुस्से में अंदर गई। अब उनके साथ वो लड़की के साथ क्या करेंगे उन्हें ये भी पता है। जैसे ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद करती है, कनिष्का की जिस तरह गुस्से में अंदर आती है, उसकी आँखें बिल्कुल लाल थी, बहुत ज़्यादा लाल थी। वो तस्वीर भी अब भी उसके हाथ में थी, और सबसे पहले उस तस्वीर को लेके जाके स्टोर के अंदर डाल देती है, और स्टोर को दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद कर दिए, और 2 कदम परिणीता के करीब आने की कोशिश करती है। तब परिणीता 2 कदम डर के पीछे जाती है। देखिए आप ऐसा नहीं कर सकते, तुमसे शादी की है ना, तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहती हूँ। ये कहकर उसे बालों से पकड़कर अपने करीब करती है, और उसके होंठों पर अपने होंठ रखती है, और जिस तरह से पेशेंट उसे किस करना स्टार्ट करती है। उस किस में ना नरमी थी, ना कुछ नज़ाकत, ना प्यार था, ना कुछ। ऐसा लग रहा था गुस्सा, नफरत, सब चीज़ें थी उसके अंदर, और उस किस में वो सारी चीज़ें निकल रही थी। तब वो क्या करती, जो गाउन परिणीता ने पहना था उसका जिप पीछे था, वो उसके जिप को खोलने की कोशिश करती। परिणीता भी अपने हाथ पैर चलाने की कोशिश करती कि वो उससे दूर रहे, तो वो उसको किस को छोड़कर उसके नेक पर अपने मुंह रखते हैं, और वहाँ पर एक ज़ोरदार बाइट करते हैं, बहुत ज़ोरदार, जिससे परिणीता की चीख उस रूम में गूंजती है, और जिस चीख को शायद घर के सभी लोग सुन लेते, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता। तब प्रेरणा कहती ये गलत है, ये बहुत गलत हो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम रोक सकते हैं, हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तब वहाँ पर समंता आती है।
डोंट वरी, इससे ज़्यादा वो कुछ करेंगी नहीं। वो सिर्फ वो दिखा रही जो लोगों को देखना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। अच्छा, वो चीख, मेरी दोस्त की दर्दनाक चीख के बारे में तुम क्या कहोगी? थोड़ी देर की बात है, वो चीख रुक जाएगी जब वो निक पर एक बहुत ज़ोरदार बाइट करती, बहुत ज़ोर से। फिर इसके बाद एक सॉफ्ट सी किस करके उसके पीछे हट जाती, कहती खत्म हो गया प्यार, यही था प्यार। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाती और परिणीता ज़मीन पर बैठ के घुटनों के बल बैठ के वो अपने चेहरे पर हाथ रख के रोने लगती है। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देती है। उसके रोने की आवाज़ से कनिष्का को तो इरिटेट हो रहता, तो कहती है अगर तुम चाहती हो मैं इससे ज़्यादा तुम्हारे साथ कुछ ना करूँ तो अपना मुँह बंद रखो। जो कुछ किया है वो दादाजी के कहने पर किया है, तुम्हें तुम्हारा हक दे दिया, इससे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ये कहकर वो वॉशरूम की तरफ बढ़ती है। वॉशरूम में जाती वो क्या करती, अपनी मुट्ठी को कस के आईने पर मारती और जिससे वॉशरूम का आईना टूट जाता है। क्योंकि कनिष्का थी लेकिन इस हद तक नहीं थी, वो इस हद तक नहीं गिर सकती। वो किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली किस करना नहीं चाहती थी। उसे बस दादाजी की बात पर गुस्सा आ रहा था और उस गुस्से का नतीजा ये था, वो परिणीता पर निकाल चुकी थी, उसके ओंठों को काट के, प्लस उसके नेक पर एक बहुत बड़ी बाइट देखकर वो खामोश थी और शावर के नीचे कपड़ों के साथ शावर ले रही थी। वो कपड़े तक चेंज नहीं करती और उसकी आंखों की लालपंती और बढ़ रही थी। उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो वो क्या करती, रूम से बाहर निकलती है और रूम के अंदर एक और रूम था। उस रूम के अंदर एक छोटा सा रूम था, वहाँ जाके सीधा जाती हुई बार की तरफ जहाँ पर अनगिनत अनगिनत शराब पड़े थे और शराबों को देखकर एक सी चेयर पर बैठकर वो पीना स्टार्ट कर देती। इस हद तक पीती है कि पीते पीते तकरीबन और रात के 2 बजे बैठी थी। अब 2 बजे से 2:30 बज चुके थे, 2:30 से 3 बज चुके थे। अब उसने इतना पी लिया कि उससे खुद को संभाला नहीं जा रहा था। तो वो वहाँ से निकलती है। जब निकलती है तो देखती है परिणीता अब भी उसी कंडीशन में रोते रोते सो गई थी। तो वो लड़खड़ाते कदमों के साथ उसके पास आती है और उसे उठाती है, उसके कंधे को पहले टच करती है, उसे कहती है परिणीता, परिणीता उठो। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। तो उसके माथे पर टच करती देखती नहीं, वो नॉर्मल है, वो सो रही है, इतनी गहरी नींद कि कोई आवाज़ दे भी नहीं उठेगी। तो वो झुक कर उसे उठाती है और बड़े प्यार से बेड पर लेटाती है और खुद लड़खड़ाते कदमों के साथ दूसरे साइड में आके लेट जाती है। और जैसे ही लेटती है तो परिणीता उसके ऊपर आ जाती है, उसे हक करके उसके सिर सीने पर अपना सर रख के गहरी नींद में चली जाती। वो गहरी नींद में थी लेकिन कुछ देर पहले जो हलचल हुई थी। ओके गाइस, आज के लिए इतने डिस्टर्बमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग यही रोक रही। ये मत सोचिए कि मैं रिकॉर्डिंग जानबूझ के रोक रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज़्यादा आवाज़ें हो रही है, शोर हो रहे हैं, इस वजह से मैं ये रिकॉर्डिंग रोक रही हूँ। जो हो सके तो मेरी स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी स्टोरियाँ कैसी है। टेक यू बाय गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।